चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसने कहा था। तो चलिए आज हम इसी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए पहला क्वेश्चन। उसने कहा था कि लेखक है चंदा शर्मा गोले जी। इसके परिचय के वीडियो आप लोग को मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 है, देखिए। इसमें जो है दोस्तों उसने कहा था ओनली चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। इसका परिचय यानी कि इसके जो लेखक हैं चंदा शर्मा गुलेरी जी, इसके परिचय आपको एक वीडियो और अपलोड कर दिया हूँ मैंने, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए उसने कहा था, चलिए इसको हम चर्चा करते हैं। उसने कहा था एक देखिए ये एक लिखे हुए लेखक महोदय जी ने चंदा शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। तो ये याद रखिएगा, उसने कहा था कि लेखक हैं चंदा शर्मा गुलेरी। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालियों की जवान के कोरों से जिनके पीठ छिल गई है और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली की मरम्मत लगवाए। देखिए दोस्तों, कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े शहरों में जो है इक्के गाली वाले के जवान जो कोरों के जिनके पीठ छिल गए। देखिए कहने का अर्थ है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ी वाले जो होते हैं ना, उसकी जवान पक गई, मतलब जवान समझ लेना। देखिए जवान का अर्थ होता है कि मेरे दोस्त, जवान का अर्थ होता है आप जो बोलते हैं, कठोर वाणी जो बोलते हैं, जिस चीज से बोलते हैं उसे ही तो जवान कहा जाता है। तो जीभ से बोलते हैं, जीभ ही जवान कहा जाता है, समझ गए ना। तो चलिए ये तो समझ गए। देखिए अब कुछ कड़वाहट भरी बातें अर्थात तो कुछ गलत अवरहन शब्द, यानी कि आपको जो अच्छा शब्द जो नहीं सुनने में लगता है वैसा शब्द अगर बोला जाता है तो उसे को कहा जाता है करवाहट शब्द, समझ गए। तो देखिए उसकी जुबान जो छिल गई है, कहने का अर्थ है। तो वो कहने का अर्थ है कि अमृतसर के बुलवाट वालों की बोली की मरम्मत लगवाएं। तो चलिए अमृतसर के बुलवाट वाले गांव के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखिए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ की चाबुक से धूमते हुए इक्के वाले कभी घोड़े को नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंख के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों पैरों को चीत कर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गाली, निराशा और अक्षोभ के अवतार बने नाक के सीधे चले जाते हैं। तो अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करकार गालियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठार कर सब्र का समुद्र कर उभार कर बच्चों खलासी हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटों खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भोर वाले के बच्चे जंगल में राह खेते हैं। चलिए यहाँ पे फुल स्टॉप है। चलिए आप समझा देते हैं आपको। देखिए अमृतसर के जो गांव है, अमृतसर के जो एक बाजार है या जो बोलिए बुलवाट वालों, वहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि बोली बहुत ही अच्छा बोले जाते हैं। कहने का अर्थ यह है हमारे साहब का कि देखिए कहने का अर्थ है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कहा जाता है कि अमृतसर के बुलवाट वालों गांव जो है, बुलवाट वाले जो हैं, वहाँ पे दोस्तों बोली इतनी अच्छी बोली जाती है कि वहाँ पे लोग अपनी बोली का सीखने का भी प्रयास करने का अपना प्रयत्न करते रहते हैं। तो चलिए समझ गए ना, इतना सब देखिए वहाँ पे कैसी बोली जाते हैं ये आप थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ जो भी हमारे बुक साहब कह रहे हैं। तो चलिए, बच्चों खाल साजी, हटो भाई जी। देखिए कितने अच्छे वर्ड हैं, हटो भाई जी। देखिए भाई जी, भाई नहीं बोला है, भाई जी बोले हैं। तो चलिए देखिए कितना अच्छा है। ठहरना भाई, कितना अच्छा वर्ड है। तो आने दो लाला जी, कितना अच्छा वर्ड है। चलो हटो बाछा, देखिए कितना अच्छा वर्ड है। ये सब वर्ड वहाँ पे यूज होता है, मतलब ये सब जो आप वाक्य सुन रहे हैं ना, तो यही सब वाक्य वहाँ पे यूज होता है राह चलते आदमियों के लिए, राह पर जो पैदल चलते हैं। तो इसी कारण वहाँ पे ये सब वर्ड यूज होता है, ताकि आप उसको कोई भी साधन आ रहा है, कोई भी गाड़ी आ रहा है, कोई भी वाहन आ रहा है, तो आप उसको साइड दे दो। नहीं आप सुन पा रहे हैं तो अपना मुंह से भी आवाज लगाते हैं कि भाईजान साइड हो जाइए, भाई जी साइड हो जाइए, लाला जी साइड हो जाइए। इस तरह का वहाँ पे बोली विचार संस्कार है। तो चलिए यहाँ तक तो समझिए, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए बोर्ड फिल नहीं होइएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए चलिए आगे पढ़ लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने की किसी को हटना पड़े। देखिए कहने का अर्थ है कि क्या मजाल है, मतलब कहने का अर्थ है उसका कि क्या मजाल, मतलब कि क्या आपको लगता है
कि बिना साहब सुने कोई अपना राह हट जाए। कहने का अर्थ है वहाँ पे बोली इतनी प्यारी बोली जाती है, इतनी अच्छी बोली जाती है कि आप जब तक बोली सुनिएगा नहीं तब तक साइड देने का मन ही नहीं करेगा। तो समझ गए ना क्या कहने का अर्थ है। लाला जी मतलब वहाँ पे बोली बहुत बेटर बोली जाती है, बहुत ही अच्छी बोली जाती है, बहुत ही बोली का बोलने का अंदाज अलग है। समझ गए ना, लाला जी समझ गए कितना अच्छा अच्छा वर्ड है, लाला जी, भाईजान, ये सब अपनी आने दो, लाला जी, हटो बाजी, ये सब बहुत ही अच्छे वर्ड सुनने में लगता है। चलिए चलिए यह सब तो जान गए, चलिए आगे देख लेते हैं। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह, महीन धार की तरह, महीन मार की तरह। चलिए ये समझ लीजिए। देखिए वहां पे बोली, बोली का अर्थ होता है आप जो बोलते हैं। देखिए बोलना दो तरीका का होता है, एक आप अच्छी बोली बोलते हैं, एक बहुत ही बैड बोली बोलते हैं, मतलब बहुत ही खराब बोली बोलते हैं। तो वहां पे मीठी बोली बोली जाती है, मतलब पहले वाला अच्छा बोली बोली जाती है, अच्छा के साथ साथ मीठा भी। तो चलिए देखिए मीठा बोली का अर्थ यही हुआ कि आप किसी को बोलते हैं, देखिए आप अपने से बड़े को आप तुम बोलिएगा इतना बुरा लगेगा, उसी तरह वहां पे बोला जाता है आप, भाई जी, इस तरह जो बोला जाता है कितना अच्छा लगता है। तो इसी कारण बोला जाता है वहां पे बोली तो बोली जाती है लेकिन मीठी जबान की छुरी की तरह। समझ गया ना, मीठी जबान की छुरी की तरह अर्थ हुआ कि बहुत ही अच्छी बोली बोली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचाने वाली के ये नमूने हैं। देखिए कहने का अर्थ है कोई आपकी बुढ़िया, बुढ़िया मतलब समझ रहे हो ना, जो भी अपना दादी वगैरह सब होती है, मतलब समझ गए ना, ग्रैंड मदर सब जो होती है, तो वो सब अगर नहीं हटती है राह चलते, यानी कि आपके सड़क जिस सड़क पर जा रहे हैं या जिस रोड पे जा रहे हैं, तो उस रोड पे से अगर आपको साइड नहीं मिल रहा है तो क्या वर्ड का यूज किया जाता है बूढ़ी माताओं के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूतो प्यारी, बच जा लंबी वाली। कहने का अर्थ है कि कहने का अर्थ है यहाँ पे देखिए जीने जोगी, मतलब बहुत ही ज्यादा आप जिए मतलब बहुत ही ज्यादा आप लंबी उम्र हो, कृपया करके साइड हो जाइए। हट जा कर्म वाले, हट जा काम करने वाले, मतलब कुछ अलग ही तरह का यूज होता है। हट जा पुतो प्यारी, हट जा पुतो प्यारी, मतलब समझ रहे ना। तो देखिए पुतो प्यारी का अर्थ होता है आप अपने पुत्रों के प्यारी हट जाइए कृपया करके। बचे जा लंबी वाली, मतलब कहने का अर्थ है बचे जा लंबी उम्र वाली। तो यही सब हो गया। देखिए कितना प्यारा वर्ड सब है। चलिए आगे देख लेते हैं। समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य। चलिए अब इसका आप देख लीजिए वर्ड, ये तो मेरा तरीका से थे। अब चलिए किताबी भाषा में आपको जो भी किताब में दिए हुए हैं तो चलिए वो सब देख लीजिए। देखिए इसका स्पष्ट स्पष्ट कर देते हैं अर्थ। जी देखिए हट जा जीने योग्य, तो इसका कहने का अर्थ हो गया तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। देखिए हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुतो प्यारी, बच जा लंबी वाली। इसका अर्थ हो गया तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो कहने का अर्थ हुआ कितना प्यारा वर्ड यूज किया जाता है। उसका अर्थ नहीं, उसका जो अपना एक अलग ही मीनिंग, अलग ही अंदाज, अलग ही स्टाइल में बोला जाता है वहाँ पे। तो देखिए ये सब बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपको अभ्रंश शब्द भी नहीं यूज करना पड़ेगा और आपको साइड भी मिल जाएगा। कितना प्यारा वर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ऐसे ब्रोड कालों वालों के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर मिले। ऐसे ही अमृत शाह के ब्रोड वालों जगहों पर एक लड़का और एक लड़की का अपना आमने सामने एक दुकान पर मौका मिला अपने। चलिए आगे देख लेते हैं। मौका मिला देखने को, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। देखिए उसके अपना जो एक अलग ही अंदाज में अपना जो भी लाइफ स्टाइल के जरिए, जो लाइफ स्टाइल मतलब जीवन शैली जो था, जीवन का जो जीने का तरीका था, बाल था, मतलब बाल समझ रहे, केस वगैरह सब जो होता है हमारी ठेठी भाषा में, तो यही सब था। तो इसी सब के कारण जो है उसको लगा कि सिख है, हमारे लेखक महोदय को लगा कि ये सिख है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वो अपने जो मामा था उसके,
उसी के केस, पहले के ज़माने में केस मिट्टी से भी धोया जाता था और दही वगैरह सब भी धोया जाता था। तो चलिए दही से धोया गया था। धोने के लिए जो थे ना, वो अपने मामा के लिए दही लेने के लिए दुकान पे गए थे, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह रसोई के लिए बढ़िया, और यह रसोई के लिए, दूसरी जो ये लड़की थी वो जो है रसोई के लिए बढ़िया, बढ़िया समझ रहे ना, बढ़िया समझ रहे। देखिए बढ़िया का अर्थ जो होता है, आप जो बढ़िया खाते हो वो वाला नहीं, एक आता है बढ़िया जो कि बना बनाया मिलता है, शायद चावल सब का बनता है, तो वही सब मिलता है मार्केट में। तो शायद आपको पता है, नहीं पता है तो चलिए बुक के महोदय से जानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बढ़िया लेने के लिए गई थी वहाँ पे लड़की। चलिए आगे देख लेते हैं। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों के गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। देखिए दुकानदार एक परदेसी जो कि गूंथ रहा था, तो दोस्तों वहां पे एक ऐसा दुकानदार था जो कि मतलब जब तक गिनता नहीं था, कोई सामान लेता था, तब तक वहां से साइड नहीं होता था, मतलब हटता नहीं था। मतलब वहां से मतलब जो भी सामान लेता था ना उसको पूरा मतलब अपना कंटिन्यू करके ही निकलता था, गिनती करके ही वहां से हटता था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पापड़ों की पटियां गिने बिना हटता नहीं था, तो ये तो समझ गए। चलिए आगे देखिए। तेरे घर कहाँ है, उसने पूछा कि तेरा घर कहाँ है। तो चलिए आगे देखिए क्या जवाब दिया हमारे साहब। तो मगरे में ओ तेरे मांझे में यह कह रहती है। अतरंत के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुजार बाग है। देखिए उसके मामा जी जो थे उनका घर गुजार बाग था, गुजार बाजार, सॉरी गुरु बाजार था, गुरु बाजार, यस। चलिए सॉरी, दिक्कत कोई नहीं है। चलिए इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा, और इसके इतने देर में अपना जो था ग्राहक की संख्या कम हुआ, कस्टमर की संख्या कम हुआ और उसके सौदा देने लगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। देखिए वो जो लड़का लड़की थे वो सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। तो देखिए क्या, कुछ दूर जाकर लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ दूर जाते ही वो जो लड़का मिला था उसको वो पूछा मुस्कुरा के, मुस्कुरा मतलब हंसते हंसते हुए पूछा, अपना खुश होकर पूछा, जो भी समझिए। तेरी कुरमाई, देखिए कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा अपना भावुक को थोड़ा डाउन करके रखिए, आपको सब समझ में आएगा। तेरी कुरमाई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। देखिए दोस्तों कहा गया, उन्होंने वो जो लड़का थे उसको जो मिले थे लड़की को, मतलब लड़का पूछा तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, जिससे हमारे इंडिया में होता है। सगाई का अर्थ होता है वेडिंग। वेडिंग देखिए सगाई का जो होता है रस्म एक है, जिस तरह शादी होता है तो शादी से पहले सगाई होता है। तो यही पूछ रहा है कि आपकी मतलब तुम्हारी सगाई हो गई है, उस लड़की से उन्होंने पूछे। तो चलिए उस लड़की ने धत कहकर चली गई, मतलब अपना धत्कार कर चली गई, समझ गए ना। तो चलिए ये सब आपको तो बहुत पहले से ही पता होगा, आप सब इस सब में एक्सपर्ट हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, किताब तो आपको सिखा रहा है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ आकाशमंद दोनों मिल जाते हैं। देखिए दूसरे तीसरे दिन जो है ना, एक सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ दोनों की फिर से मुलाकात होती है, दोनों फिर से मिल जाते हैं। वही दोनों लड़की जो अमृतसर के बाजार में मिले थे, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। महीना भर यही हाल रहा, 2-3 बार, देखिए महीना भर यही चलता रहा मेल जोल अपना, जो समझिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 2-3 बार लड़के ने फिर से पूछा तेरी कुरमाई हो गई। देखिए लड़का कितना चालाक है, वो फिर से पूछने लगा आपकी सगाई हो गई, आपकी कुरमाई हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। याद रखिएगा कुरमाई का मतलब मीनिंग होता है सगाई। ये आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। और उत्तर में वही धत मिला, फिर से वही लड़की बोली धत। तो चलिए धत्कार दे, अपना नकार दी उसको। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। देखिए एक फिर से जो लड़का पूछा ना तो चिढ़ाने लगा, हंसी उसको आने लगा, तो फिर लड़के ने बोल दिया हाँ हो गई, मतलब विरुद्ध बोली। विरुद्ध मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट समझ गए ना, अपोजिट। ये भी नहीं समझे। देखिए जैसे होता है दिन का रात, उसी तरह बोल दी, समझ गए ना। अब तो पूरा अच्छा समझ गए। तो चलिए समझ गए, तो आगे देख लेते हैं। कब हाँ हो गई, तो लड़का ने पूछा कब हुआ, आखिर हमें भी पता चले कब हुआ, समझ गए ना।
तो पूछा कब, तो बोला कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालों। लड़की भाग गई और लड़के ने घर की राह ली। देखिए लड़की बोली कल ही हुए हैं, कल ही हुए हैं, मतलब कल ही हुए, या कि जे भी बोलिए, जो भी बोलिए, तो दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत अभी आपका दोस्त अभी नया है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालों। देखिए रेशम, रेशम है एक, जिस तरह सूती वगैरह सब होता है उसी तरह एक रेशम का भी होता है, ठीक ना। तो रेशम की तरह था, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रेशम से लगा सालू। सालू का अर्थ होता है ठेठी भाषा में, या बोलिए अपना लैंग्वेज में, ओढ़ना टाइप का जो होता है, ऊपर से जो साल लेते हैं उसी को कहा जाता है सालू, ठीक ना। तो वहीं उसके सगाई में या बोलिए कुड़माई में उसको मिलते हैं अपनी रस्म की वक्त, ठीक ना। चलिए लड़की भाग गई, लड़के ने अपनी घर की राह, मतलब होता है रास्ता, ठीक ना। राह मतलब होता है रास्ता, याद रखिएगा, राह मतलब रास्ता। लड़के ने अपने घर की रास्ता देख ली, घर की रास्ता पर चल दिए, घर की राह पर चल दिए। चलिए रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया और एक छबड़ी वाले के दिन पर कमाई गई। कुत्ते के पत्थर मारा और एक गमले वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। देखिए अब लड़का क्या क्या हाल क्या। रास्ता में जाते वक्त उनको शायद आप दिमागी प्रॉब्लम बोलिए, जो भी बोलिए, अब उतना हो जाता है, आपको पैसेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए रास्ते ने अपना मतलब लड़का को गुस्सा जो आया था, वो रास्ते चलते वक्त अपनी एक जो उसका जो कुछ था मतलब बोलिए रास्ता में जो आता है अपना वाहन लेकर या कुछ भी लेकर, आदमी सब उसी पर अपना गुस्सा निकालता रहा। छबड़ी वाले, छबड़ी वाले का जो अर्थ होता है, 1 मिनट में बता देता हूँ छबड़ी वाले का अर्थ क्या होता है। छबड़ी वाले का अर्थ होता है खोमचे वाले। खोमचे वाले होता है, पहले के जमाने में होता था खोमचे वाले। तो चलिए खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खाई में गई। तो चलिए ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, कभी भी किसी दूसरे पे गुस्सा नहीं निकालिएगा। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, अब बोलिए कुत्ता का क्या कसूर था, उसको भी गुस्सा में मार दिया पत्थर चुट्टा। आप समझ गए ना। आप कभी लग जाता ससुरा तो चलिए जाता, समझ गए ना। उल्टा जो लगता तो चलिए जाता। चलिए गोभी वाले को ठेले में दूध उड़ेल दिया, मतलब दूध फेंक दिया। अब ये सब नया नया बहाना सब आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो उतना दिक्कत की बात नहीं। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। अब देखिए आगे से कोई नहाकर स्नान करके आ रहा था और उसको टकराई और अंधे की उपाधि। उपाधि मतलब समझ गए ना, उपाधि मतलब तो आप सबको अच्छा से पता होना चाहिए। उपाधि का अर्थ होता है कोई आपको नया वर्ड मिल गया, ठीक ना। कोई चीज की उपाधि मिल गई मतलब आपको वो सम्मान मिल गया, उसको अंधे का सम्मान मिल गया, समझ गए ना, अंधे की उपाधि मिल गई। तो चलिए उपाधि का अर्थ तो आप समझ गए, ठीक ना। तो चलिए आगे पढ़ लेते। जब उपाधि का अर्थ आप लोग तो पढ़ने की उपाधि है, पढ़िए। आपको अंधे की उपाधि थोड़े ना दे सकते हैं, आप किसी से थोड़े ना टकराइएगा। चलिए उतना ज़्यादा बैड जोक नहीं। चलिए तब कहीं घर पहुंचा। अब उसके बाद इतना सब रास्ता में करने के बाद वो अपना घर पहुंचा, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। राम राम यह भी कोई लड़का है। देखिए अब इसका जो है ना देख लेते हैं आगे क्या कारनामा है। राम राम यह भी कोई लड़का है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियों अकड़ गई और लुधियाने से 10 गुना जरा और मेह और बर्फ ऊपर से पिरंदियों तक की कीच में धंसे हुए गनीम कहीं दिखता ही नहीं। और घंटे 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल जाती है। और इससे गेबी गोले के बचे तो कोई लड़े। तो देखिए अब गेबी का अर्थ होता है आसमानी या देवी, याद रखिए गेबी का अर्थ होता है आसमानी या देवी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आसमानी या देवी बच्चे तो काड़े। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब कुछ समझाने की तो बात नहीं है, घंटे 2 घंटे ये सब क्या समझिए। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं और जो कहीं खंदक से बाहर सफाया कहुनी निकल गई तो कहुनी निकल गई और चटाक से गोली लगती और ना मालूम बेमानी मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिप रहती हैं। देखिए कहने का अर्थ है वहाँ पे जो है ना, मतलब जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है अपने देश से और पाकिस्तान में, देखिए तो उसी तरह कभी अटैक हो जाता, कभी कुछ हो जाता, उसी तरह वहाँ पे भी चलता रहता था। तो चलिए बढ़िया एग्जाम्पल था, आप समझ गए। वैसे हमारा इंडिया सब दिन जीतेगा।
अपना इंडिया तो सब दिन अच्छे है। चलिए आगे देख लेते हैं। लैला सिंह और 3 दिन है और 4 तो खंदक में बिता ही दिए। देखिए लैला सिंह के पास 3 दिन था और 4 तो खंदक में बिता दिए। चलिए देख लेते, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। तो रिलीफ का देखिए, रिलीफ आ जाएगी और 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, मतलब ब्रेक टाइप का जो होता है ना, उसी को शायद रिलीफ कहा जाता है। चलिए आप पता कर लीजिएगा। तो चलिए शायद वही होता है रिलीफ, मतलब बीच में अपना कुछ हो जाएगा, परसों रिलीफ हो जाएगा, मतलब परसों ब्रेक हो जाएगा और छुट्टी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने हाथों में झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती और लाख लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहानी है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने, उसको बोला कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आया है, बचाने आए हो। चलिए यही सब था। चलिए आगे देख लेते हैं पूरा, देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। देखिए 4 दिन पलक झपकना, तो 4 दिन तक आप नींद नहीं लिए। नींद मतलब पलक झपकना मतलब नींद नहीं लिए। आपको नींद नहीं आता है तो वहीं पलक झपकना मतलब ऐसे, ठीक ना, पलक। चलिए एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा था, आपको तो बहुत मजा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है। देखिए बिना फेरे, जैसे घोड़ा को समझते हैं, घोड़ा का फेरने का अर्थ हुआ बिना, अगर घोड़ा को जब तक घुमाया फिराया, मतलब सुबह सुबह दौड़ाया धुपाया नहीं जाएगा ना, तो तब तक बिगड़ जाता है, मतलब उसका जो अपना कंट्रोल होता है ना, अनकंट्रोल हो जाता है। समझ गए ना, यही सब है, बिगड़ जाता है, बिगड़ता है। चलिए, और बिना लड़े सिपाही, और लड़े जब तक सिपाही को लड़ाई में अगर रोज उसको नहीं करवाया जाएगा, रोज योगा नहीं करवाया, रोज प्रैक्टिस नहीं करवाया, तो भूल जाएगा क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब उसका जो प्रैक्टिस होता है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे खराब होने लगेगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मोर्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों का अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब नहीं होगा। देखिए कहने का अर्थ है कि 7 जर्मनों को अकेले मारकर, अगर उन्होंने कहा कि 7 जर्मनों को अगर अकेला नहीं मार दिया ना तो मैं लौटूंगा नहीं दरबार में, ठीक ना, मत्था नहीं टेकूंगा, मतलब माथा टेकने का अर्थ हुआ मैं अपना आऊंगा ही नहीं, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। पाजी कहीं के कलों के घोरों संगीन देखते हुए मुंह फाड़ देता और पैर पकड़ने लगते हैं, और यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते। और उस दिन धावा था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, और पीछे जनरल ने हटकर कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लित पहुंचने जाते। और क्यों, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े देखिए सूबेदार जो हरा सिंह थे, उन्होंने अपना मुस्कुराकर कहा, हंसते हुए कहा कि लड़ाई के मामले में जमातगार और नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं और 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। 300 मील का सामना था तो उन्होंने बोला कि अगर बढ़ गए तो क्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूबेदार जी सच है, लैला सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जरा धंस गया है सूर्य। चलिए आगे देख लेते हैं क्या नहीं हुआ, कि हुआ नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके मैं उतना समझाने का प्रयास करूँगा। निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बामलियों के सोते झड़ रहे हैं। एक धावा जा और गर्मी आ गई। देखिए उसके बाद गर्मी वगैरह सब आ गई, और धावा में जो होता है ना, उसमें गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है, तो होता है। चलिए आगे देख लीजिए। उद्यमी उठ सिकड़ी में कोले डाल, और बाजरा तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। और महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे की पहरा बदल दी। इन्होंने उस सब को बोला अपना, तो ये सब सुन गए, ये सब कोई खास बात नहीं। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो उसके बाद ये सब उसके मतलब ऑर्डर बोलिए जो बोली, उसको ये सब बोल दिया कि कोले डाल, ये कर, वो करने दिस डैट, अपना दरवाजा पहरा बदल दो, मतलब पहरा वाले जो सिक्योरिटी होते हैं, अपना बॉडीगार्ड होते हैं, उसको बोला पहरा बदल दीजिए, अब दूसरा बॉडीगार्ड को बुलाइए, दूसरा सिक्योरिटी को बुलाइए, अपना चेंज कर दीजिए, वही बोला। और सूबेदार जी अपना चक्कर लगाने लगे, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। वाजिरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजह सिंह जो थे ना विदूषक था,
पलटन जी का। चलिए आगे देख लेते हैं। एक विदूषक मतलब होता है कि एक भाषा चेंज करने वाला, तो शायद वही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा चेंज करने वाला होता है, और एक होता है कि एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने वाला, उसको विदूषक ही कहा जाता है। तो अब जो हो आप पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए, मैं तो जितना हो सके उतना तो मैं अर्थ बता दिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा नहीं गया हूँ, मैं पाधा नहीं गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। और ये जो वर्ड बोला, मैं पादा नहीं बन गया हूँ, तो इन पे सबका जो है ना मतलब अपना खिलखिला पैर और उदासी का बादल फट गए। तो मतलब अपने एक अलग ही खुशी महसूस होने लगी। तो बादल गया उस जमाने के, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ों के खरबूजों में पानी दो। बोला अपनी बाड़ी का जो होता है, बाड़ी जो होता है ना, उसमें पौधे सब लगाए जाते हैं गाँव वगैरह सब में, और लगाए सब जगह लगाए जाते हैं। इस बात नहीं, गाँव में हर एक जगह लगाए जाते हैं। अपना एक बाड़ी बनाया जाता है, एक अलग ही तरह के जो बोलिए अपना एक अलग ही फ्लैट वगैरह सब में होता है कि आप जैसे लगाते हैं तो सब्जी वगैरह सब लगाते हैं, उसी तरह बाड़ी में लगाया जाता है गाँव सब में। उसी तरह बोला उसमें पानी दीजिए, खादा पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। और इसके बाद बोला कि पंजाब भर में ये पानी नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। हाँ देश क्या है, स्वर्ग में स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा, जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूट लगा लूंगा, यही बोला उन्होंने। चलिए देख लेते हैं आगे। घुमा जमीन मांग लूंगा और फलों की बूट लगा लूंगा। उन्होंने बोला 10 बीघा जमीन, मतलब घुमा शायद बीघा को कहा जाता है, तो 10 बीघा, बीघा समझ गए, नहीं समझते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए, जमीन मतलब अपना लिया और उन्होंने फलों की बूट लगा दिए, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़ियों वाले उन्होंने बोला कि स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई लड़ने के बाद, लड़ाई के बाद जो है ना, उन्होंने बोला सरकार से मैं अपना जमीन मांगा, उसके बाद अपना लगाऊंगा, मांग लूंगा और फलों की बूटे मतलब फलों की बगीचा लगा लूंगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। लाड़ी हरों के भी यहाँ बुला लाएं, और यहाँ वहीं दूध पिलाने वाले फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों के को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। कहा कि देश देश की चाल है, कि उन्होंने बोला कि आज तक मैं इसको समझा नहीं पाया कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, सही सुना, सिख तंबाकू नहीं खाते हैं, सॉरी पीते हैं, जो बोलिए। तो ये नहीं पीते हैं, और सिगरेट देने पर हट करती है और ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बूढ़ा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोध सिंह कैसा है, तो बोला कि बोध सिंह कैसा है। अब बोध सिंह जो चले आगे पढ़ेंगे, तो बोला कि बोध सिंह कैसा है, तो उन्होंने बोला अच्छा है। जैसा मैं जानता हूँ ना, जानता ही ना हाँ कि रात भर तुम अपने दोस्तों कंबल उसे उठाते और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हैं। आप पहरे पर आप पहरा दे आते हैं और अपना सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते ही आप कीचड़ में पड़े रहते हैं, और कहीं तुम न मांद पड़ जाना। जाना क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले का मुरब्बे नहीं मिलता है। बोला मुरब्बे का अर्थ होता है कि नहरों के पास जमीन नहीं मिलता। ठीक सुना ने आपने आपने ठीक सुना, नहरों के पास जमीन नहीं मिलता, मतलब मतलब निमोनिया से जो मरता है ना, तो वो कहानी का अर्थ है कि इसमें आपको नहरों के पास जमीन नहीं मिलेगा, कहने का अर्थ यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। मेरा डर मत करो। उन्होंने बोला मेरा फिक्र मत कीजिए, मेरा डर मत कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं तो बुलबुले की खंडक के किनारे मरूंगा, और भाई करते सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। उन्होंने बोला कि बुल्ले के जो खंडक है उनके किनारे में मरूंगा, एक जगह है वहीं पे अपना जो भी हो कहानी में, तो वहाँ एक जमीन जगह है वहीं पे मैं मरूंगा, और उसके भाई करती सिंह किरत सिंह की गोदी में उसका सिर हो। सिर इसको कहा जाता है, आपने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो सिर सब समझते हैं। और मेरे हाथ के लगाए हुए, उसके हाथ में लगाए हुए एक आम का बगीचा मतलब पेड़ था, तो उसके छाया में हो। चलिए आगे देख लीजिए। वारिजा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लड़ाई लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गवाह हो,
गौ हो कैसे, दिल्ली शहर ते पिसारे न जान दिए। देखिए ये एक छोटा सा है, तो ये इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है अपना जो भी हो, दिल्ली शहर ते पिसेरे न जान दिए, कर लेना लोगों की द व्यापार मान लिए, कर लेना नंदरो सौदा अड़िए, लाना चटका कदुए न, लाना का अर्थ होता है ओए। चलिए, कद्दू वन योग मजेदार गोड़िए, हुन लगा चटाकार कद्दुए नौ। तो चलिए यही सब था अपना, ये सब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं तो उतना ज़्यादा नहीं। चलिए इसके बारे में आप समझते हैं कि ये सब अभी जो पढ़ा मैंने इसका अर्थ क्या हुआ। तो चलिए अब शुरू से देख लीजिए क्या अर्थ हुआ। ए दिल्ली शहर के पेशावर की जाने वाले मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना। चलिए ये तो हो गया फाला, आप चलो देख लेते हैं। अरे नारों की सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए घोड़े वरना वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। देखिए दिल्ली शहर में ते पेशियार न तू जान दे, इसका अर्थ हो गया ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली। और देखिए आगे देखिए, कर लेना लौंदा द व्यापार मंडी है, मंडी के में लोगों का व्यापार कर लेना, यही हुआ इसका अर्थ। चलिए आगे देख लीजिए, कर लेना नौंदरे सौदा अड़ी, इसका अर्थ हो गया अड़ी नौरा के सौदा भी कर लेना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है कद्दू वनिया आगे मजेदार गोरी, इसका अर्थ हो गया आपको वो हमें कद्दू भी चखाना, यही हो गया इसका अर्थ। चलिए आगे देख लीजिए, हुन लगा चटका कद्दुए नू, इसका अर्थ हो गया कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, हम कद्दू चखेंगे। चलिए ये सब हो गया इसका अर्थ, आप समझे तो ठीक, नहीं समझे तो फिर से एक बार रिवर्स मार लीजिए। कौन जानता था कि दाढ़िये वाले घरवारे सिख ऐसा लुच्चे के गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर तारे ही हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते। देखिए उसका कहने का था 4 दिन से सोते और मौज ही करते। चलिए हमारे नसीब में कहाँ सोना है, अभी तक जाग रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, दोपहर रात गई, अंधेरा है सन्नाटा है। कहने का अर्थ है कि दोपहर, पहले के ज़माने में पहर चलता था, पहर 4 पहर हुआ करता था, ठीक ना। आप किसी से पूछ लीजिए 4 पहर, हाँ 4 ही पहर शायद हुआ करता था, ठीक ना। तो 4 पहर हुआ करता था, उसमें अपना बीत जाता था शायद रात, तो इसी तरह हुआ करता था, ठीक ना। तो पहले के ज़माने में हुआ करता, आजकल तो 12 बजे 1 बजे इस तरह है। तो पहले के ज़माने में पहर हुआ करता था, ठीक ना। तो पहर एक चीज मतलब अपना एक नाम था। तो बोला कि दोपहर रात, शायद 4 पहर का रात होता था, ठीक ना। तो बोला कि दोपहर रात हो गई, मतलब आधी रात के आसपास हो गई, 12 बजे के आसपास बज गए, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लीजिए, अंधेरा और सन्नाटा हुआ है, मतलब अंधेरा है और पूरा शांत हुआ है। चलिए आगे देख लीजिए, बोध सिंह खाली बिस्किटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है, और लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ। देखिए ये जो है कह रहे हैं कि लहना सिंह ने 2 कंबल और एक बनार कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह जो थे वो 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर अपना सो रहे थे, और लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुंह पर है, और एक बोध सिंह के दुबले शरीर पर, और बोध सिंह कहा क्या बोधा भैया क्या है। उन्होंने पूछा क्या बोधा भैया क्या है, तो उन्होंने बोला पानी पिला दो। उन्होंने बोला पानी पिला दीजिए हमको। तो चले आगे क्या कहा हमारे लाना सिंह ने कटोरी उसके मुंह से लगाकर पूछा कहाँ कैसे हो, कहो कैसे हो, सॉरी कहो कैसे हो। तो उन्होंने बोला पानी पीकर बोधा बोला कि कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तोड़ दौड़ रही है और दांत बज रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम मेरे पास सिगड़ी, और मुझे गर्मी लगती है और पसीना आ रहा है। उन्होंने बोला मेरे पास सिगड़ी है तो मुझे गर्मी लग रही है, ठीक ना। तो पसीना आ रहा है, तो उन्होंने बोला पहन लीजिए अपना, उन्होंने कोट दिया जो भी दिया। देखिए आगे देख लीजिए, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। उन्होंने बोला मेरे पास दूसरी जर्सी मतलब दूसरे गर्म जर्सी है, तो उन्होंने बोला कि आज ही आई है, मतलब आज ही उसके पास आई है, ठीक ना। चलिए पसीना पसीना हो गया है, पूरा गर्मी लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको आज ही ख़त्म करके ही जाएंगे। गुरु उनका भला करे, यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। अपना मतलब वो जो था अपना जो भी पहना था जर्सी
पहले के ज़माने में जर्सी सब हुआ करता था, तो उन्होंने अपना जर्सी उतारा और उसको देने जब लगा तो उन्होंने बोला क्या, देखिए अब क्या बोला, अब सुनिए। उन्होंने बोला सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कहकर नहीं करते बोध और उससे जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाई कोट जीने का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आगे खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी और आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई कि सूबेदार हजार सिंह कौन लपटन साहब, हुकुम हुजूर। उन्होंने बोला हुकुम हुजूर मतलब बोलिए हुजूर। चलिए आगे देख लीजिए। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दब धावा करना होगा और मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। बोला कि मील भर की दूरी, 1 मील की दूरी पर जो है एक ढाबा है, ठीक ना। तो बोला वही बोला उन्होंने। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, पूरा व्याख्या कर लेते हैं, ठीक ना। बस और आधा घंटा। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है और 3-4 घुमाव है। उन्होंने बोला कि 50 जैसा जर्मन नहीं है, इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। तो इन बोला कि अपने पैरों के बीच बीच काट कर अपना जो है ना रास्ता बनाया गया और 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। उन्होंने बोला जहाँ पे मोड़ है ना वहाँ पे मैं 15 जवान जो है ना, 15 उसका जो जवान है, 15 जो बॉडीगार्ड था उसको वहाँ पे लगा दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सब के साथ ले उनसे जा मिलो और खंदक छीन कर वहाँ जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो और हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। उन्होंने बोला जो हुक्म हुजूर। उन्होंने बोला उसको जाइए वहाँ पे मिलिए, वहाँ से अपना छानबीन करके फिर लगे रहिए, डटे रहिए। तो बोला जी जो हुक्म का मतलब समझ गए ना, मतलब जो हुक्म आपकी हुजूर। चलिए आगे देख लेते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए और बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका और लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया और लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। लहना सिंह जो समझ गए उसके इशारा समझ गया और चुप हो गया। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए इस समय कुछ खास नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है उतना समझाने का प्रयास करता हूँ। पीछे 10 आदमी कौन है रहे, बोले कि पीछे आपके पीछे कौन 10 आदमी हैं, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इस पर बड़ी हुज्जत हुई और कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंगरी के पास मुड़कर फेर कर खड़े हो गए और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। और 10 मिनट बाद उन्होंने लहना के हाथ बढ़ाकर कहा लो तुम भी पियो। तो आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया और मुंह की भाव छिपाकर बोला लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब को मुंह देखा और बाल देखा। तब उसका माथा ठनका कि लेफ्टिनेंट साहब के पटिया वाले बाल एक दिन, बोला कि पटिया वाले बाल जो है एक दिन कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कैसे कटे और बाल कहाँ से आ गए। उन्होंने पूछा कि आपके बाल कहाँ से आ गए, ठीक ना। तो यही सब उससे पूछे। साहब शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका नहीं मिला। और लहना सिंह ने जांचना चाहा कि लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे और क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यह देश आपको पसंद नहीं है, मतलब क्या चल रहा है आपको, ये देश अगर पसंद नहीं है तो बोलिए। तो उन्होंने बोला नहीं साहब शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है प्रासाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। उन्होंने बोला कि प्रासाल नकली के लड़ाई के हम और जो आप मतलब बोला, उन्होंने बोला कि हम और आप जो गए थे लड़ाई करने के लिए जगाधर जिले तो शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वहीं जब आप खाते पर सवार थे और आपका खाना सामा अबूदल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने में वह नील गाय निकली कि एक बात मैंने कभी न देखी थी।
और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, तो आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाए। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के दो तो होंगे। तो हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पाया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। और कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उनके झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वाजिरा सिंह। हाँ, बोला वाजिरा सिंह हो क्या? तो हाँ, वाजिरा सिंह बोला हाँ साहब। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने 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 दी। उन्होंने बोला कि जरा सी मुझे और भी सोने दो ना, अभी तो आंख लगी ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आए हैं क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। और सोहरा साफ उर्दू बोलता है और वह किताबी उर्दू है। और मुझे पीने का सिगरेट दिया। तो अब उन्होंने बोला तो अब क्या कीजिएगा? तो बोला अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ कोई धावा होगा। उधर उन्होंने बोला यहाँ कोई धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो। उन्होंने बोला उठिए, आप एक काम कीजिए, पलटन के पैरों के निशानी देखते दौड़ जाइए। उन्होंने बोला कि पलटन के पैर को देखिए और वहां पे दौड़ जाओ, मतलब दौड़ जाइए, बोलिए जो भी बोलिए, अभी बहुत दूर न गए। चलिए आगे देख लेते हैं भाई साहब। सूबेदार से कहीं एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ झूठ है, चलो जागो, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। बोला देर मत कीजिए, पत्ता तक न खड़के, मतलब पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए कि उसको पता लग जाए आपको, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लीजिए। हुकुम हुकुम तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। तो लहना सिंह जो था वहाँ पे सबसे बड़ा अफसर था। तो उसका हुक्म है कि मैं लेफ्टिनेंट साहब को खबर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट साहब का खबर मैं लेता हूँ। चलिए आगे देख लीजिए। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकलियाँ सिवा सिख सिवा लाख के बराबर होता है। चले आओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। और तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिकरी के पास रखा और बाहर की तरह कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। तो चलिए ये सब थे। चलिए आगे देख लीजिए। सब में कोई समझाने की बात नहीं, आप बस सुन लीजिएगा ना, आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कहरों पर तान कर दे मारा और धमाके के साथ साहब के साथ से दियासलाई गिर पड़ी और लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोरगेट ओ माय गॉड, वो बोला कि ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गया। और लहना सिंह ने तीन गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीट कर सिकरी के पास लिटाया और जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर उनके अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी और लहना सिंह हंसकर बोले, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट कैसे पीते हैं, और यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खाना सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खाते पर चढ़ते हैं। पर यह कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। यही सब कहने का अर्थ था। तो चलिए और थोड़ा बहुत क्लास है
तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए ये सब पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना, और वीडियो सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए पहले कहानी सुना देता हूँ आपको, ताकि आप ये नहीं बोले कि भाई कहानी सुनाए नहीं, पहले क्वेश्चन आंसर करवा दिए। चलिए इसलिए कहानी सुना देता हूँ आपको। लहरा ने पल्तून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मोनो जोरों से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाला और लहरा सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने का तबजीब बांटता था और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी बड़े की नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता कि जमीन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसे से विमान चलाने की विधा जान गए और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के वर्णियों को बहकाता था और डाक खाने से रुपये निकाल लो, और सरकार का राज्य जाने वाले डाक बाबू पोलहुल भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह जान में गोली लगी इधर लहना सिंह की हंड्री मोर्टेनो 2 फायरों ने साहब को कपाल क्रिया कर दिया और घड़ा का सुनकर सब दौड़ आया। बोध चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था और मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकों लेकर तैयार हो गए और लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी, और घाव मांस में ही थी। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, मतलब खून निकलना बंद हो गया। उससे 70 जर्मन छिलाकर खाई में घुस गए। उसके बाद जो है दोस्तों 70 जर्मनी के आसपास जो है ना लोग वहाँ पे घुस गए और सिखों की बंदूकों की बाढ़ नाव पहले धाव को रोका और दूसरे को रोका। पर यहाँ थे 8। रहना सिंह तक्कर मार रहा था, वहाँ खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। और थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालासा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पीठ पटों के बीच में आ गए और पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने लहना सिंह ने साथियों के संगीन चल रहे थे और पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्कों 2 दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी द खलासा, सता काल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या क्षेत्र या कला रहे थे और सिखों में 15 के प्राण गए। 15 आदमी डेथ कर गए सिखों में, और वहाँ पे 63 आदमी के आसपास। चलिए देखते हैं आगे। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली और आर पार निकल गई और लहना सिंह की पसलियां में एक गोली लगी। उसने घाव का खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरचंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह की दूसरी भारी घाव लगाकर है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि वाण्य भट्ट की भाषा में, मतलब हवा ऐसी चल रही थी ना कि वाण्य भट्ट की भाषा में दंता विनोदचार्य कहलाती है। और बाजार सिंह कह रहा था कि कैसे मन फ्रांस की भूमि मेरे घुटनों से चिपक रही थी जब मैं दौरा सूबेदार के पीछे गया था। और सूबेदार लहरा सिंह के सारा हाल सुन और कजाकत पाकर उसकी तुरंत बुद्धि के सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। चलिए थोड़ा तो आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से बस 15 मिनट और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। और फिल्टन अस्पताल नज़दीक और सुबह होते होते वहां पहुंच जाएगा, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी वाले में घायल लिटाए और गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टियां बंधवानी चाहिए और पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेर तक देखा जाएगा। बोध सिंह ज्वर में बड़ा रहा था, वह गाड़ी में लिपटा गया था और लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोध का कसम है और सूबेदारनी का सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ तो। और बोला कि और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ी आती है और मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वाजिरा सिंह मेरे पास ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पर बोध गाड़ी पर लेट गया और भला और आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होड़ों का चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिए देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था कि वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा की प्राण बचाए और लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी की तुम ही कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है कि वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जीते ही लहना लेट गया और बाजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे और तेरा तर हो रहा है। चलिए देख लेते हैं लास्ट स्टेटस, बस 10 मिनट और। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हुआ करती थी। जन्म भर घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट गई है। हट जाते हैं, हट गए की बात है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुर्बानी हो गई, अर्थात तेरी शादी हो गई, तो दांत मारकर चली जाती हैं। एक दिन उसे पूछने को कहा तो हाँ कल हो गई है, देखते नहीं है रेशम के फूल वालों सालों। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, चलिए देखते हैं आगे क्यों हुआ नहीं हुआ। चलिए देख लीजिए आगे। वाजिरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीते। अब लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया और 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। नामालूम वह कभी मिलती थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टियां लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने लगे और अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठियां मिली कि फौज लाम पड़ जाती है और फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठियां मिली कि मैं और बोध सिंह भी लाम पड़ जाते और लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चलता था और लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बड़े में से निकलकर आया और बोला, लहना सूबेदार तुम्हारी जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा और सूबेदार मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट की क्वार्टरों में, तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा और आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुर्बानी हो गई, धत कल हो गई नहीं। रेशमी बूट वालों सालों अमृतसर में भाव की टकरा कर से मुच्छी खुली और करवट बदली और पसली का घाव हुआ निकला। वाजिरा पानी पिला और उसने कहा, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया और लैपुर में जमीन भी दी और आज देखिए दोस्तों उसके पास जमीन और भी दिए उसके सरकार ने, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं कोई बिना किसी दिक्कत के।
आज नमकहाली का मौका आया और भारत सरकार ने हम तिमियों की खरेड़ियों पलटन क्यों न बना दी, जो मैं से सूबेदारी के साथ चले। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए और उसे एक ही वर्ष हुआ और उसे पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। और सूबेदारी रोने लगे और अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है कि एक दिन ट्रकने वाले घोड़ा दही वाले की दुकान पर पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे और आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों का बचाना और यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंसर परोसती हूँ। रोती रोती सूबेदारी ओवड़ी में चली गई और लहना भी आंसू पोंछते हुआ बाहर आया और वाजिरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा। लहना का सिर अपनी गोद में रखकर वाजिरा सिंह बैठा और जब मांगता है तब पानी पिला देता और आधे घंटे तक लहना चुप रहा। फिर बोला, कौन कीरत सिंह है? और वाजिरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वाजिरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वाजिरा सिंह के आंसू टप्पू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने ये आपको पढ़कर सुना दिया। चलिए उतने ज़्यादा इसमें देखिए एक्सप्लेन कर देता, लेकिन देखिए इतना ज़्यादा एक तो बड़ा चैप्टर है, फिर भी जितना हो सका देखिए मेन पॉइंट को मैंने कर दिया। इसमें उतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आपको सुन भी गए होंगे तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मिनिमम 12 बजे के आसपास बजने वाले हैं रात के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विचार के साथ। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई टेंस पढ़ने वाले हैं, कृपया करके उस पर 1-2 वीडियो डाल दिया हूँ और 1-2 वीडियो और मतलब जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक उस पर वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलिए दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त टेंस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लीजिएगा जाके। और बायोलॉजी वाले जो दोस्त हैं उसके लिए भी हमारी तरफ से वीडियो है जो कि उसमें पूरा समझाया जाता है। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, हिंदी में उतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहानी की तरह आपको सुनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए मनोभावना के साथ। देखिए संघर्ष करते रहिए, सफलता की चिंता की कोई दिक्कत की बात नहीं, बस सही डायरेक्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पंछी तब तक उड़ता है जब तक कि उसका फल रहता है। उसी तरह आपको जब तक इच्छा होगा और जब तक आपका जोश और जब तक आपका मनोभावना नहीं रुकेगा तब तक आप अच्छे से उड़िए, ठीक ना। उड़ने का मतलब यह है कि तब तक आप अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। जब जिस दिन आपका प्रकट गया उस दिन आपका मुकाम समझ ही गया आप। तो तब तक जब तक आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है तब तक तो थोड़ा जोश से अपना पढ़िए लिखिए और क्या कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना मुकाम को हासिल कीजिए। मेरी भगवान से यही मनोकामना है कि आप सब खुशहाल रहे, आपके माता पिता खुशहाल रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।